राइजिंग इनसाइट्स प्रेजेंटिंग इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है जिसमें साइंस की थियरी को दिखाया गया है। इस मूवी में स्पीड ऑफ टाइम, वर्म होल, ब्लैक होल, वाइन रिकॉर्ड, ग्रेविटी, इन सब चीज़ों को समझाया गया है। इस मूवी में मेन कैरेक्टर है कूपर, जिसके चारों तरफ इस मूवी का प्लॉट घूमता है। कूपर नासा में पायलट था, पर अब वो नासा में काम नहीं करता बल्कि मक्के की खेती करता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया को अब वैज्ञानिकों के नहीं बल्कि किसानों की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया अब भूख से जूझ रही है। धरती पर 7 साल पहले गेहूँ उगना बंद हो गया और 1 साल पहले ओकरा और बाकी की चीज़ों की पैदावार भी खत्म हो चुकी है। कूपर के 2 बच्चे हैं, मफ जो पढ़ाई में बहुत होशियार है और उसका साइंस में बहुत रुझान है, और बेटा टॉम पढ़ाई में जो एवरेज है। अब मफ जिस जो कमरे में सोती है वहाँ पर एक बुक शेल्फ है और बार बार उसमें किताबें अपने आप ही नीचे गिर जाती है। मफ बोलती है अपने पिता को कि मेरे कमरे में एक भूत है, और मफ ये भी बोलती है कि मुझे लगता है कि ये भूत आती है। कूपर इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और कूपर बोलता है कि ये नॉन साइंटिफिक बात है। मफ बोलती है कि आपने ही बताया कि विज्ञान का मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कूपर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम साइंस और भूत का के बीच में कनेक्शन जोड़ना चाहती हो तो उसे डरने के बजाय जो कुछ भी तुम्हारे कमरे में हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो और उसकी सच्चाई का पता लगाओ। एक बार जब बेसबॉल का मैच हो रहा था तभी एक सायरन बजता और ये सायरन होता है तूफान आने का। धरती पर अब धूल वाले तूफान आना आम बात हो चुकी है और ये धूल वाले तूफान कभी भी आ जाता है। तूफान आने से मैच बंद हो जाता है और सब मास्क लगाकर अपने अपने घर चले जाता है। अब जब कूपर अपने घर पहुंचता है तो पूरा घर धूल से भरा हुआ होता है और मर्फ के कमरे में फर्श में धूल से कुछ लाइन्स बनी होती है। मर्फ बोलती है कि देखा ना, मैंने कहा था कि हमसे कोई घोस्ट बात करना चाहता है। कूपर उन लाइन्स को बड़े ध्यान से देखता है और वो मर्फ को बोलती है कि आज तुम अपनी भाई टॉम के कमरे में सो जाओ। और कूपर वहाँ रहकर ये समझने की कोशिश करता है कि यहाँ हो क्या रहा है। कूपर पूरी रात समझने की कोशिश करता है कि ये लाइन कैसे बनी और बुक्स अपने आप कैसे गिर जाती है। अब सुबह होती है और मर्फ वहाँ पर आती है और वहाँ आकर देखती है तो उसके पापा अभी भी वहाँ बैठकर धूल की लाइनों को देख रहे होते हैं। कूपर मर्फ को बताता है कि बुक्स घोस्ट की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटी की वजह से गिरती है, और वो सिक्का उछालता है जो धूल से बने लाइंस के ऊपर गिरता है, लाइंस के बीच में नहीं। कूपर बताता है कि यह मैसेज बाइनरी कोड के रूप में भेजा गया है। बाइनरी कोड एक भाषा है जो कंप्यूटर और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोडिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें 1 और 0 का इस्तेमाल होता है। जैसे हम किसी को मैसेज लिखने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल करता है या हिसाब के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करता है, इसी तरह बाइनरी कोड्स भी हमें एक शैली है जिससे हम मैसेजेस को भेज सकते हैं। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं मार्केट में हूँ तो आप नॉर्मली मैसेज करेंगे कि मैं मार्केट में हूँ, पर बाइनरी कोड में यही पूरा मैसेज सिर्फ 1 और 0 नंबर के कॉम्बिनेशन से भेज सकता है। कूपर समझ जाता है कि धूल से बनी मोटी लाइन का मतलब 1 और पतली लाइन का मतलब 0 है। अब कूपर इस मैसेज को डिकोड करता है और मैसेज को डिकोड करने के बाद पता चलता है एक लोकेशन का, और वो और मर्फ उस जगह पहुंच जाते हैं। अब जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ की सिक्योरिटी पकड़ लेती है और अगले सीन में दिखाते हैं कि कूपर से एक रोबोट पूछताछ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो एक साइंटिस्ट है और इसका नाम एमिली है। वो कूपर को एक रूम में ले जाती है। वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं और कूपर की बेटी भी मर्फ वहाँ पर बैठी होती है। एमिली के पिता प्रोफेसर ब्रेन भी वहाँ पर होते हैं। कूपर नासा में काम कर चुका होता है तो वो प्रोफेसर ब्रेन को पहले से जानता है। अब सब ये जानना चाहते हैं कि कूपर को इस जगह के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि ये जगह बहुत ही खुफिया होती है और इस जगह के बारे में किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कूपर बोलता है कि जिस प्रकार मेरे को इस जगह के बारे में पता चला है, ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता, ना ही साइंटिफिक लगता है। तभी मर्फ बोलती है कि ग्रेविटी की वजह से। वहाँ पर बैठा एक आदमी बोलता है कि हमें तुम साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ पर पहुँचा कैसे। कूपर को अभी भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके दिल में एक डर भी था और वो बोलता है कि तुम्हें पहले वादा करना होगा कि मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से आराम से जाने दोगे। अब प्रोफेसर ब्रेन हंसते और बोलते हैं कि तुम्हें हमारे काम के बारे में नहीं पता। हालांकि कूपर और प्रोफेसर ब्रेन नासा में साथ में काम कर चुके होते हैं, पर कूपर के मुताबिक नासा और जितने भी साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं वो आज से पहले 10 साल से पूरे बंद हो चुके हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कि नासा ऑर्गेनाइजेशन आज भी चलती है, पर दुनिया के लिए वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि पूरी दुनिया भूख से परेशान है। और अगर लोगों को पता चला कि नासा अब भी अपने स्पेस स्टेशन पर काम कर रही है तो लोग इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रोजेक्ट्स बहुत ही सारे खर्चे वाले होते हैं। प्रोफेसर ब्रेन कूपर को बताते हैं कि धरती
अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हम बहुत सारी फसल पहले ही खो चुके हैं। बची कुछ जो फसल है वो भी कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी और धरती के वातावरण में बदलाव आएगा और धरती से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। कूपर बोलता है कि धरती को बचाने के लिए कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरकीब होगी। प्रोफेसर ब्रेन बोलते हैं कि कूपर, हमें धरती को बचाना नहीं है बल्कि इसे छोड़कर अब जाना होगा। प्रोफेसर ब्रेन कूपर को बताते हैं कि स्पेस में एंड्योरेंस नाम का स्पेसशिप है और हमारे पास अभी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है जिससे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद वो कूपर को बताते हैं कि सैटर्न ग्रह के नज़दीक आज से लगभग 48 साल पहले अपने आप एक वर्म होल खुल गया था जिसके थ्रू हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम समय में जा सकते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है जिसमें करोड़ों खरबों तारे और असंख्य ग्रह है। इसी तरह ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सीज है पर इंसान को वहाँ तक पहुँचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। अब ये समझ ले कि वर्म होल क्या होता है। अब वर्म होल की थियोरी अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। जैसे एक पहाड़ है, अगर आपको पहाड़ की दूसरी तरफ जाना है तो आपको उस पहाड़ को पार करने के लिए घंटे लग जाएंगे, पर अगर उसी पहाड़ में सुरंग हो तो आप कुछ ही मिनटों में उस पार पहुंच जाएंगे। बस अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियोरी के मुताबिक स्पेस में वर्म होल भी उसी तरह है जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाने का शॉर्टकट है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वर्म होल के थ्रू टाइम ट्रैवल भी किया जा सकता है। प्रोफेसर ब्रेन कहते हैं कि कोई एडवांस सभ्यता इंसान को मदद करने की कोशिश कर रही है। वो कूपर को बताते हैं कि हम पहले ही 13 एस्ट्रोनॉट्स को वर्म होल के थ्रू दूसरी गैलेक्सीज में भेज चुके हैं और उन्हें वहाँ ऐसे ग्रहों को ढूंढना है जो इंसान के रहने के लिए पर्याप्त हो और ज़्यादा दूर ना हो। और उन सबके पास एक रोबोट है और जब उन्हें ऐसा ग्रह मिल जाएगा जहाँ इंसान रह सकते हैं तो वो उन रोबोट को ऑन कर देंगे और फिर हमें यहाँ पर उनका सिग्नल मिल जाएगा। अब जो 13 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं उनमें से उनको 3 सिग्नल मिल चुका है, यानी कि 3 अलग अलग ग्रहों का, पर उनके साथ ये डायरेक्ट बातें नहीं कर सकते और सिर्फ उनके पास अब 3 ग्रहों का सिग्नल्स है। और इसलिए एक टीम बनाई जा रही है और उन तीनों ग्रहों पर, उन तीनों प्लैनेट्स पर उन्हें भेजा जाएगा। और अगर उन तीनों ग्रहों में से कोई ऐसा ग्रह है जहाँ पर इंसान आराम से रह सकता है तो उसके बाद प्रोफेसर ब्रेन के पास 2 प्लान है। प्लान नंबर 1, प्रोफेसर ब्रेन ग्रेविटी को समझने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उन्हें कामयाबी मिल जाती है तो एक स्पेस स्टेशन की मदद से संपूर्ण मानव जाति को उस ग्रह पर भेज देंगे जो रहने के लायक है। और उसके लिए उन्होंने एक स्पेस स्टेशन बनाया भी हुआ है और वो स्पेस स्टेशन वही है जहाँ पर कूपर और प्रोफेसर ब्रेन खड़े हैं। दरअसल ये कोई बिल्डिंग नहीं है बल्कि आप इसे अंतरिक्ष यान कह सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जाएगा कैसे, इसलिए वो ग्रेविटी को कंट्रोल करने की फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पर ग्रेविटी को कुछ देर तक ऑफ कर दिया जाए तो इस विशाल अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में आराम से भेजा जा सकता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से तो ये स्पेसशिप अपने आप ही तैरने लगेगा और इसको बस दिशा दिखाने की ज़रूरत होगी और इस तरह से पृथ्वी के लोगों को बचाया जा सकता है। तो ये है प्लान नंबर 1। प्लान नंबर 2, अगर प्लान ए पूरा नहीं हो पाता और ऐसा प्लान ढूंढने में वक्त लग जाता है जहाँ पर इंसान रह सकता है तो इंसान अपने साथ 5000 मानव भ्रूण ले जाएगा। भ्रूण मतलब इंसान का डीएनए, और इन भ्रूण से नए लोगों को पैदा किया जा सकता है और इंसान की प्रजातियों को बचा जा सकता है। पर यह तय है कि धरती की लाइफ अब ज़्यादा नहीं है और आने वाले समय में सारे लोग मर जाएंगे। प्रोफेसर ब्रेन कूपर को बोलता है कि तुम भी इस मिशन में शामिल हो जाओ क्योंकि हमें एक पायलट की ज़रूरत है और तुम एक पायलट हो। कूपर इस चीज़ के लिए मान जाता है क्योंकि यह दुनिया बचाने की बात है, लेकिन इस बात से इसकी बेटी मर्फ बहुत नाराज़ हो जाती है। वो नहीं चाहती कि उसके पिता कोई ऐसे मिशन पर जाए जहाँ पर जान का खतरा हो, जहाँ से आने का कोई पता ना हो। मिशन पर जाने से पहले कूपर मर्फ के रूम में आता है और उसे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। मर्फ उससे बहुत नाराज़ होती है और उसे बोलता है कि मेरे रूम में जो भी हो रहा है वो उसका मैसेज मैंने डिकोड कर लिया और उसका मतलब है स्टे, यानी कि मत जाओ। लेकिन कूपर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और जाने से पहले उसे एक घड़ी देकर जाता है और बोलता है कि उसकी दूसरी जोड़ी मेरे पास रहेगी, लेकिन ये दोनों घड़ियाँ हमारे लिए अलग अलग तरह से काम करेगी। और कूपर ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि अंतरिक्ष में जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ पर वक्त की रफ्तार उन्हें पता है कि वो कम होगी और पृथ्वी पर रफ्तार ज़्यादा है। कूपर बोलता है कि शायद जब मैं वापस लौटूँ तब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी और मेरी उम्र लगभग इतनी ही रहे जितनी अभी है। अब कूपर और उसकी पूरी टीम वर्म होल की दूसरी तरफ दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाती है और वो उस ब्लैक होल तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो तीनों ग्रह है और इस ब्लैक होल का नाम गारगोइंडा है। और
वो जो 3 ग्रह है जहाँ से उन्हें सिग्नल मिला है, वो इस ब्लैक होल का चक्कर इसी तरह लगाते हैं जिस तरह पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। अब उनके स्पेसशिप से नज़दीक जो प्लैनेट है उसका नाम मिलर्स प्लैनेट है, तो उनकी टीम ये डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले इसी प्लैनेट पर जाएंगे, लेकिन ये वाला प्लैनेट ब्लैक होल से सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, तो यहाँ पर बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होगा। अब मैं आपको ब्लैक होल के बारे में बता देता हूँ। ब्लैक होल ब्रह्मांड में होते हैं और उनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उनकी रेंज में कुछ भी आ जाए तो वो उनके अंदर तो वो अपने अंदर उनको समा लेते हैं। सपोज़ सूरज भी उनकी रेंज में आ गया तो वो उसको भी वो निगल जाएगा। और यहाँ पर ग्रेविटी इतनी बहुत ज़्यादा होती है कि इसके नज़दीक आप जाएंगे तो वहाँ पर समय की रफ्तार बहुत कम होगी, और इसी कारण की वजह से उस प्लैनेट पर एक बिताया हुआ 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। अब ये मिलर के प्लेनेट पर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका एक साथी रोमना बोलता है कि मैं यहीं रुकूंगा और ब्लैक होल को ऑब्जर्व करूंगा और उसके इक्वेशन को समझने की कोशिश करूंगा। बाकी के 3 लोग मिलर के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि उस पूरे प्लेनेट पर 5 से 6 फुट का पानी होता है और कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर ज़िंदगी संभव ही नहीं है और मिलर जिसने इस प्लैनेट पर लैंड किया था वहाँ पर सिर्फ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का मलबा होता है। अब एमिलिया उस तरफ जाने लगती है जहाँ से उसको सिग्नल मिल रहे थे। तभी कूपर बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है पहाड़ों की तरफ, और वो उस तरफ जाने लगती है। लेकिन जब कूपर वहाँ पर ध्यान से देखता है तो वो पहाड़ नहीं बल्कि लहरें होती है जो बादलों को छू रही होती है। और इस प्लैनेट पर इतनी बड़ी लहरें इसलिए आती है क्योंकि इस प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए पानी को इतना ऊपर उठा देती है। अब वो इमेलिया को बताता ही है कि पानी की लहरें जल्दी वापस आओ। तब तक वो इमेलिया वहाँ पर फंस जाती है, लेकिन रॉबर्ट जो होता है वो उसे बचा लेता है और उसे अंदर ले आता है। लेकिन इस पूरी इंसिडेंट में उनके एक साथी की मौत हो जाती है क्योंकि वो बाहर ही छूट जाता है और उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के इंजन में पानी भर जाता है और वो स्टार्ट नहीं होता। और वो तभी स्टार्ट होगा जब इंजन से पानी निकलेगा और उन्हें उस प्लैनेट से निकलने में 3 घंटे हो जाते हैं। और जब वो अपने मेन स्पेस स्टेशन जो है एंड्यूरेंस, वहाँ पर आने के बाद वो देखते हैं कि जो एक उनका आदमी वहाँ पर छूट गया था वो लगभग बूढ़ा हो गया है। और वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगे। ऊपर बोलता है कि हमें कितने साल हो गए। वो बोलता है कि 23 साल, 4 महीने और 8 दिन। इसके बाद वो बताता है कि आप लोगों के घर से कई मैसेज आए हैं, उन्हें देख लो। और जब कूपर वहाँ पर जाता है तो और देखता है तो उसके लिए कई सारे वीडियो मैसेज होते हैं। एक मैसेज में उसका बेटा बताता है कि दादाजी मतलब कूपर के पिता अभी इस दुनिया में नहीं रहे। वो उन्हें ये भी बताता है कि मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे हैं। कूपर हालांकि उसी उम्र का है लेकिन अब वो दादाजी बन चुका है। लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी मर्फ ने पिता के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रिकॉर्ड किया होता है क्योंकि वो उनसे नाराज़ थी, और वो मैसेज उस दिन रिकॉर्ड किया होता है जिस दिन उसका जन्मदिन होता है। क्योंकि कूपर ने उसको कहा था कि शायद मैं तब वापस लौटूँ जब तुम मेरी उम्र की हो जाओ, और आज मर्फ उस उम्र की हो चुकी है जिस उम्र में कूपर पृथ्वी से निकला था, और इसलिए उस मैसेज को अपने पिता के लिए रिकॉर्ड करती है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मर्फ अब एक साइंटिस्ट बन चुकी है और प्रोफेसर ब्रेन के साथ नासा में काम करती है। इसके बाद ऊपर यह दिखाते हैं कि अब जो 3 लोग बचे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो कौन से प्लैनेट पर जाए। कूपर और रोमिली बताते हैं कि मैन के प्लैनेट पर जाना ही चाहिए क्योंकि वो प्लैनेट के स्पेसशिप से पास में है। लेकिन एमिलिया बोलती है कि हमें एडमिन के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि उस प्लैनेट से जो डेटा है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो चाहती है कि उस प्लैनेट पर जाए। और इसकी ये भी वजह होती है कि वो एडमिन से प्यार करती है। यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो दोनों प्लैनेट पर विजिट कर सके, इसलिए अब ये डिसाइड होता है कि वो लोग मैन के प्लैनेट पर जाएंगे। अब जब ये मैन के प्लैनेट पर पहुँचते हो तो मैन एक स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ होता है। वो उसे स्लीपिंग चैम्बर से उठाता है और वो बोलता है। इस मूवी के आगे का कहानी देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर उस वीडियो को आप देख लें और लाइक करें, शेयर करें और राइजिंग इंसाइट्स को सब्सक्राइब करें।